अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, परफेक्ट टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रुकैया बलोच और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम आवर प्राइड। जैसे कि आप जानते हैं कि आवर प्राइड में हम उन लोगों को दावा देते हैं, उन शख्सियात को बुलाते हैं जिन्होंने बलूचिस्तान में कुछ अच्छा पेश किया हो। नाजरीन, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं वो है न्यूट्रिशन। जैसे आप जानते हैं कि बलूचिस्तान में न्यूट्रिशन के बारे में आवाम को ज़ीरो अवेयरनेस है और यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करें तो रिसेंटली इसी साल या बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो पिछले साल बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी लाया है न्यूट्रिशन को, एमफिल न्यूट्रिशन, या अभी जो एडमिशन जारी हैं वो हैं बीएस न्यूट्रिशन के। तो इस हवाले से हमने सोचा कि बलूचिस्तान में न्यूट्रिशन की अवेयरनेस क्यों नहीं है। जैसे अंग्रेज़ों ने कहा था कि व्हाट यू आर व्हाट यू ईट, आप वही हैं जो आप खाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम जो इनटेक करते हैं, जो हम 24 घंटे या 12 घंटे हम जो कुछ खाते हैं, नाश्ता फर्स्ट मील लेते हैं, उसके बाद फिर हम जो दोपहर का खाना खाते हैं या बीच में हम जो स्नैक लेते हैं, फिर डिनर करते हैं, रात का खाना खाते हैं, उसमें से हम क्या ले रहे हैं। जो हमारे 5 ग्रुप्स हैं या प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं या बाकी जो सीड या सीरियल्स हैं, हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। ये बात भी, इस बात का भी हम इनकारी नहीं है कि बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन हम वो चीज़ लाते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं वो बात करते हैं बैलेंस डाइट की। मतलब कि आपके जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, प्रोटीन है, आपका कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, वो पूरे और अच्छे एडिक्वेट मिकदार में आप तक पहुँचे। मतलब जो आपके बॉडी को ज़रूरत है वो आप तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। इसी हवाले से हमने बात करने के लिए हमारे जो एक्सपर्ट हैं, न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर हैं, डॉक्टर बाबर हलाल को दावत दिया है। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि कितना ज़रूरी है कि हम जो 12 घंटे की जो मील लेते हैं, पूरा दिन अगर हम एक्टिव हैं या एक्टिव नहीं हैं या किसी रेस्ट कंडीशन में हैं या डिजीज़ कंडीशन में हैं, कोई भी इंसान है, उसको कितना उसके लिए ज़रूरी है कि वो अच्छा डाइट ले, अच्छी खुराक ले। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू आवर स्टूडियो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का एहसान है। सर आपने जो न्यूट्रिशन किया, मतलब आपने जो पीएचडी किया, आपने जो डिग्री हासिल की, उस वक्त से लेके अब तक आप क्या समझते हैं कि बलूचिस्तान में प्रोग्रेस हुई है न्यूट्रिशन के हवाले से, कोई अवेयरनेस आई है? अच्छा देखिए, तो मैं आपको बताऊंगा, इंसान खुराक तो खाता है, हर जानदार के लिए खुराक ज़रूरी है। तो उसकी नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि वो खुराक खाएगा, उसकी भूख लगना एक नेचुरल प्रोसेस है, तो वो जब उसको भूख लगती है वो खाता है। और उसे हर जानदार को आप देखिए, उसे भी मालूम होता है कि मैंने क्या खाया। और इंसान भी इसी तरह, इंसान की एक बात अच्छी है कि वो हमाखोर है, मतलब वो हर चीज़ खा सकता है, मतलब गोश्त भी और सब्ज़ी भी और फ्रूट भी खा सकता है। तो ये उसकी एक हमागिरियत है कि वो उसके पास एक बड़ा एक वास्ट मतलब ज़रिया है, एक बड़ा वसी ज़रिया है खुराक का, कि वो मुख्तलिफ चॉइसेस कर सकता है। लेकिन हमारी जो तरक्की की आप बात कर रहे हैं, जो कुछ जिस तरह इंसान हम चल रहे हैं, जो ट्रेडिशनल हमें जो इंडिजिनस नॉलेज हमें अपने पेरेंट्स से मिलती है या फोर फादर से हमें मिल रही है, हम उसी हिसाब से चल रहे हैं। अभी अगर आप देखें, जो पहाड़ों पर रहने वाले लोग हैं वो गोश्त ज़्यादा खाते हैं, और जो मैदानी इलाके के लोग हैं जो रह रहे हैं वो सीरियल है या दालें, गोश्त के साथ वो गोश्त वो भी खाते हैं, लेकिन सीरियल और जो है और दालें हैं, बीन्स हैं, उसकी तरफ उनके रुझान ज़्यादा होता है। तो जो एक डाइट का जो कुछ हमारा है, वो हम लोग कोई साइंटिफिक नहीं है हमारा। इवन जो डॉक्टर हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो भी उनकी भी कोई इस तरह सोच कर नहीं खाते हैं कि जो हम खा रहे हैं कि वो न्यूट्रिशियस है कि नहीं है, या हमें वो बैलेंस डाइट में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और जो उनके न्यूट्रिएंट्स जो हमें ज़रूरी हैं वो हमें प्रोवाइड हो रहे नहीं हो रहे। बस हमारे एक जो सिस्टम चल रहा है उसी हिसाब से चल रहे होते हैं। फिर दूसरा ये भी है कि जितना भी पढ़ा लिखा हो, कुछ भी हो, तो घर में जो वो मुश्किल है, वो कोई कभी अपनी बीवी से डिस्कस करता हो कि आज हमने क्या खाना है और क्या पकाना है और किस तरह। तो जो बेगम पका लेती है बस वो सब भी खा लेते शौक से। तो मेरे ख्याल में अब अवेयरनेस की जहाँ तक बात है, अब अवेयरनेस आने लगी है। तो उसकी वजह तो मैं तो कहूँगा कि मीडिया है। ख़ासतौर पर हमारे पास जितना भी जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, वो पहले जो एक अलमारियों में बंद था, ये लाइब्रेरियों तक महदूद था। अब जब से एक ये जो ग्लोबल विलेज बन गया, और नॉलेज के हिसाब से आप किसी भी लाइब्रेरी में कहीं पर जा सकते हो, और किस्म की यूट्यूब पर और इस तरह बहुत सारे मीडिया जो है ना रिसोर्सेज हैं हमारे पास, जिससे हम अपनी नॉलेज, तो वो देख कर लोगों में, और ख़ासतौर मॉर्निंग शोज़ वगैरह में भी इस चीज़ को बड़ा हाईलाइट किया गया। तो अब लोग बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हो गए कि कौन सी डाइट हमें लेनी चाहिए, कौन सी हमें, ख़ासतौर ख़वातीन में चीज़ बहुत आई है कि भाई अगर हम कोई ऐसी डाइट ले जिससे आपका वो वेट भी,
तो वो उस तरफ अभी लोगों का वो आया। और ये नहीं कि जो नॉलेज आई है वो एक मखसूस इलाके तक आई है, नॉलेज का ये हुआ कि अब हर शख्स उसकी रसाई में, तो अब मैं कह रहा हूँ बेहतर है, लोगों में इन्फॉर्मेशन बेहतर है, लेकिन आज से 20 साल पहले शायद उतनी इन्फॉर्मेशन थी जितनी 100 साल पहले थी। बिल्कुल, अब वो बेहतर है। बिल्कुल सर, अब जैसे आपने खुद बात की कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता, जैसे डॉक्टर भी हैं या पढ़े लिखे, हमारा पढ़ा लिखा तबका भी है, उसको भी नहीं पता कि हम क्या खा रहे हैं या इसमें क्या विटामिन हैं या मिनरल्स हैं या नहीं है। तो इस बारे में जो वेस्टर्न लोग हैं वो हम पे बड़ा हंसते हैं। जैसे हम अगर कोई एग की बात करें, अंडे की बात करें, तो हम कहते हैं कि बहुत गर्म है, नहीं इंटेक करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। हालांकि वो लोग सोचते हैं कि ये बरसीर या इंडिया या हमारा या श्रीलंका कि इन इलाकों में आके अंडा गर्म क्यों हो जाता है, वो एक हम पे हंसते हैं। तो इस वाले से आप क्या कहेंगे कि हमने सिर्फ ना खुराक को इस पे डिस्ट्रीब्यूट किया कि ये गर्म है, ये ठंडा है, हम न्यूट्रिशन वैल्यू क्यों नहीं देखते हैं? अच्छा, इसमें गर्म ठंडे के मैं आपको इस तरह बताऊंगा कि जित हमारे यहाँ जो हिकमत थी और इंडिया में अवैधा शायद उसको कहा जाता है, वो जो हिकमत और उसमें जो ना जो हकीम थे पुराने, उन्होंने जो खुराक को 2-3 हिस्सों में तकसीम किया, जिनमें से कहा कि ये ठंडी खुराक है, ये गर्म है। मतलब इस तरह उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि जो चीज़ खुराक खाने से उनमें तवानाई जल्दी आ जाती थी, वो जो मेरे ख्याल में जो जितनी भी खुराक जो खाते थे वो रेडीली डाइजेस्टेबल थी और जल्दी उनको रेडीमेड एनर्जी मिल जाती थी, तो उन्होंने उनको गर्म कहा। और जो ऐसी खुराक जिसे खाने से मतलब देर से हजम होती थी, न्यूट्रिशन देर से मिलती, उन्होंने उसको ठंडी खुराक कहा। बिल्कुल सर, तासीर तो है, हम तासीर तो है, बिल्कुल है, लेकिन बिल्कुल एक डिफरेंट कैटेगरी में आप ले जाना कि हाँ, नहीं वो गलत है। ऐसा देखिए, साइंस तो इस चीज पर बिल्कुल नहीं करता हाँ कि भाई कि ठंडी है खुराक है, गर्म खुराक, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि जो पुराने जमाने के लोग थे, जो प्रोटीनियस डाइट थी, जिसे प्रोटीन ज्यादा है, जैसे गोश्त है या अंडा है या इस तरह की जो चीजें हैं, मछली है, तो वो उसको वो कहते थे गर्म है। कुछ दालें हैं जिनमें प्रोटीन ज्यादा है तो उसको वो गर्म कहते थे, और जिसके अंदर प्रोटीन कम होती थी तो या फैट कम होती थी उसको वो मतलब ठंडी खुराक कहते थे। या उसको जैसे भी फ्रूट्स वगैरह हैं, जैसे तरबूज वगैरह है, खरबूजा वगैरह आ जाए तो उसको ठंडा कहते हैं। लेकिन अभी आम को हकीम जो है ना वो गर्म कहते हैं। लेकिन आम में भी प्रोटीन है। आम में तो प्रोटीन तो इतनी है जितनी बाकी उसमें हो सकता है 3 to 4% प्रोटीन हो एक आम में, लेकिन वो है कि उसकी तासीर जो इंसान, इसका ताल्लुक एक महसूसात से भी है कि अगर किसी ने उसको खुराक को या किसी फ्रूट को या किसी उसने दाल को या बीज को खाया और उसके बाद उसने उसकी तासीर में थोड़ी सी गर्मी महसूस की है तो उसने उसको गर्म कहा है। और इसमें थोड़ी सी अगर ज़्यादा खाने से किसी चीज़ को मतली होती है, मतली का मतलब है कि आपकी थोड़ी सी दिल खराब होना महसूस होना, तो उसको उस खुराक को उसने गर्म खुराक में डाल दिया। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं अंडा, ऐसा कोई मैं नहीं कहूँगा कि ठीक है गर्म, इसलिए कहूँगा कि जब आप खाते हैं आपको एनर्जी वगैरह मिलती है, ठीक है आप इस लिहाज से आप गर्म कह सकते हैं, लेकिन एक जो दूध और अंडा खास तौर पर ये एक भरपूर ग़िज़ा है, मुकम्मल खुराक है, और उसके जितने न्यूट्रिएंट्स जो एक इंसान को चाहिए होते हैं वो उसमें तमाम ऑलमोस्ट मौजूद हैं। बिल्कुल जी। और एक अंडे के अंदर तकरीबन 350 ग्राम गोश्त के बराबर ताकत होती है, प्रोटीन होती है। अच्छा सर, ये अंडा, हम बात चल ही रही है तो आपसे पूछ लेते हैं कि ये किन लोगों को नहीं खानी चाहिए, मतलब जिनका बीपी ज़्यादा हाई हो या यूरिक एसिड वाले जो हैं, या इन 2 लोगों को सिर्फ नहीं खानी चाहिए, बाकी जिस एज के भी लोग खा सकते हैं? देखिए, मैं तो कहूँगा कि अंडे तो को सबको ही खाना चाहिए, सवाए इसके उसको उसकी मिकदार में फ़र्क आना चाहिए। मतलब जैसे अगर वो उसके अंदर यूरिक एसिड वगैरह का प्रॉब्लम है तो हफ्ते में वो 1 खा ले या 2 खा ले, और लेकिन डॉक्टर से अपना मशवरा करें कि उसका यूरिक एसिड किस हद तक बढ़ रहा है। अगर ज़्यादा उसके यूरिक एसिड उसका जो है ना ज़्यादा ब्लड में उसका लेवल ज़्यादा आ रहा है तो अंडा कम कर ले। सर वो जर्दी खा के वो वाइट तो ले सकता है ना? नहीं, मेरे ख्याल में दोनों ले सकता है। जर्दी का सिर्फ ये होता है कि उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, बाकी एनर्जी दोनों में होती है। और पहले तो ये था, लोग ये कहते थे कि सफ़ेदी खाई जाए जर्दी फेंक दी जाए, मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं खाए। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जो कोलेस्ट्रॉल, जिनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल जो है ना वो स्टोर हो जाता है उसकी आर्टरीज़ में, वेन में, और वहाँ पर उसकी ब्लॉकेज वो कर रहा है, अगर कोलेस्ट्रॉल कर रहा है, और तो फिर उसे चाहिए कि वो, जैसे अगर गुर्दे की पथरी वगैरह आ रही है, बाइल जो एक पित्ते की पथरी उसके अंदर बार बार आ रही है, तो उसके चाहिए कि वो कोलेस्ट्रॉल कम ले, तो फिर वो अंडा कम ले सकता है। तो लेकिन बाकी जितने भी लोग हैं, खासतौर जो बढ़ते हुए बच्चे हैं, उनके लिए तो अंडा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बढ़ते हुए बच्चों के अंदर जितनी भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कैल्शियम है, विटामिन है, प्रोटीन्स चाहिए, एसेंशियल अमाइनो एसिड चाहिए, एसेंशियल फैटी एसिड चाहिए, वो सारे अंडे में मौजूद हैं। बिल्कुल। सर, डाइट
जब हम डाइट की बात करते हैं तो बैलेंस डाइट क्या है, हमारे नाज़रीन को बताएं कि बैलेंस डाइट देखिए ये होगा कि असल में आप जितने भी जो ह्यूमन बीइंग है, हर एक एक्टिविटी अलग है, फिर एज ग्रुप के हिसाब से हर एक की जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट्स है वो डिफरेंट हो जाती है। तो बैलेंस डाइट ये होगी, एक तो ये कि अगर आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास या ये ग़िज़ाइयत के एक्सपर्ट के पास आप जाएंगे, वो आपको पूरी फार्मूलेट करके देगा। लेकिन बैलेंस डाइट को अगर आप नॉर्मल लेते हैं जगह आप कि आम जिंदगी में, वो इस तरह है कि आपको डेली तकरीबन आपको 28 से 30 ग्राम आपको जो है ना प्रोटीन चाहिए, और आपको जो कैलोरीज है वो भी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू योर मतलब एज, अकॉर्डिंग टू योर एक्टिविटीज़, आप सारे दिन एक्टिविटीज़ क्या है। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो आपको जो है ना कैलोरीज ज़्यादा चाहिए, अगर आप कम कर रहे हैं तो आपको कम चाहिए। और अगर वो बढ़ता हुआ बच्चा है तो उसका कैल्शियम है, जब माइक्रोन्यूट्रेंट्स है, विटामिन है, उसी हिसाब से एडजस्ट होते हैं। लेकिन इसमें ये कि जैसे कि मैं एक आपको छोटी सी मिसाल दूंगा, अगर एक आदमी एक दिन में अंडा खाता है और 1 गिलास दूध पी लेता है, और अगर दिन में 4 रोटियां जो कुछ भी पका हुआ है, जो सब्जी दाल कोई भी पका हुआ, अगर वो खा रहा है, तो मतलब चपाती की बात कर रहा हूँ, घरेलू चपाती जो 1 बालिश के बराबर हो, तो अगर वो दिन में 4 से 5 चपाती खा रहा है और दिन में किसी वक्त भी वो एक आध भी फ्रूट ले लेता है, मतलब अगर वो फ्रूट अगर 200 ग्राम भी वो फ्रूट ले, तो ये बैलेंस डाइट में आएगा। अच्छा। जी। और अगर जैसे अगर वो अंडा और दूध नहीं ले रहा है तो वो उसकी चपाती से अगर वो ले रहा है 6 चपाती 7 चपाती ले रहा है, और अगर वो दिन में तकरीबन अगर 100 ग्राम से 150 ग्राम से अगर वो गोश्त खा रहा है और बाकी जो तो सलाद वगैरह खा रहा है, तो उसकी ये बैलेंस है डाइट। बैलेंस डाइट है। अच्छा, अगर वो अंडा नहीं खा रहा, दूध भी नहीं पी रहा, फिर भी मतलब ये चपाती तो स्टार्च ज्यादा नहीं होगा? स्टार्च ज्यादा हो गया, लेकिन इसके बाद मैंने बताया ना कि उसको फिर अपनी गोश्त की जो मिकदार है उसको बढ़ाना पड़ेगा। देखिए मैं आपको बताऊं ना, आपकी जिंदगी के लिए प्रोटीन की भी जरूरत है, कार्बोहाइड्रेट्स की भी जरूरत है, विटामिन की भी जरूरत है, मिनरल्स है उनकी भी जरूरत है, तो उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर उसने चपाती पर ज्यादा जोर दिया तो स्टार्च बढ़ेगा, कार्बोहाइड्रेट्स उसको मिल रहे हैं, इसका मतलब एनर्जी उसको मिल रही है, लेकिन उसने अपने प्रोटीन को भी उसने बैलेंस करना, और प्रोटीन बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके अंदर जो ब्लड बनता है, आपके जिस्म के जो वेयर टेयर होती है उसकी बॉडी बिल्डअप के लिए, वेटअप के लिए, और खास तौर पर आपके जो हार्मोन्स के लिए, एंजाइम्स के लिए, और क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। तो हीमोग्लोबिन खुद भी एक प्रोटीन है। कैसे? हीमोग्लोबिन बिल्कुल हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन है। तो इसलिए कि कम से कम आपने पर डे आपने 30 ग्राम्स के करीब जो है ना आपने डाइजेस्टेबल प्रोटीन लेनी है। मतलब अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने ऐसी कोई प्रोटीन ली 60 ग्राम आपने ली, लेकिन आपने उसके उस डाइजेस्टिबिलिटी अगर 50% है, आपने 60 मतलब ऐसा गोश्त लिया, जैसे अगर आप बीफ लेते हैं तो बीफ की जो डाइजेस्टिबिलिटी है वो अबाउट 50 से 55 है, तो बीफ आपने तकरीबन 70 ग्राम खाना है पर डे। और जैसे अगर आपने मछली खानी है तो मछली की डाइजेस्टिबिलिटी मोर देन 85% है, तो अगर आपने 86 ग्राम अगर आपने मछली ली तो आपकी प्रोटीन पूरी हो जाएगी। और अगर आपने मटन लिया, छोटा गोश्त है, तो वो आपने अगर तकरीबन आपने 40 से 45 ग्राम अगर ले रहे हैं तो वो भी आपकी ज़रूरत को पूरी कर देगा। लेकिन इसके बाद अगर आप अपनी डेली डाइट में सिर्फ ये कि गोश्त नहीं हो गया या दूध हो गया और अंडा होगा, इसके बाद प्रोटीन आपको मक्खन से भी मिल सकता है, और आपको दालें भी प्रोटीन प्रोवाइड करती हैं। दालों में अंदर प्रोटीन होती है, जितनी भी दालें हैं, बीन्स है हमारे पास, उनके अंदर अगर मैं बताऊँ तकरीबन 25% जो है ना, यानी 100 ग्राम में 20 ग्राम और किसी में 10 ग्राम 12 ग्राम उसके अंदर प्रोटीन होती है। तो अगर आप जैसे रोटी है, रोटी के अंदर भी प्रोटीन है 11%। तो अगर आप रोटी खा रहे हैं तो अगर आपने जब फॉर एग्जांपल आपने 100 ग्राम आपने पकी हुई रोटी खा ली है, तो इसका मतलब ये कि आपको 11 ग्राम आपने प्रोटीन ले लिए। लेकिन अभी सिर्फ प्रोटीन आपने नहीं काउंट करनी, आपने ये चीज़ है कि प्रोटीन आपके अंदर जो 2 तरह के अमाइनो, क्योंकि प्रोटीन आपको असल में अमाइनो एसिड प्रोवाइड करता है, बिल्कुल, तो आपके ना एसेंशियल अमाइनो एसिड जो ना वो पहुंचने चाहिए, वो 21 है, बिल्कुल, तो वो आपको उससे भी मिलेंगे प्लांट सोर्स से, लेकिन ज़्यादातर जो आपको जो एसेंशियल अमाइनो एसिड से वो आपको एनिमल सोर्स से मिलेंगे। आप एनिमल सोर्स जी, एनिमल सोर्स के अंदर दूध भी आता है, अंडा भी आता है, और गोश्त तो है ही, सिर्फ मक्खन भी शामिल है। बिल्कुल, मीट की बात करें, गोश्त की बात करें, तो आपकी नज़र में या न्यूट्रिशन में अगर हम देखें तो ग़िज़ाई सूरतों में कौन सा जो ऐसा गोश्त है वो सही है? जैसे अगर हम ब्रायलर चिकन की बात करें या देसी मुर्गी की बात करें, हम कहते हैं कि डिफरेंस है, तो क्या ऐसा डिफरेंस है कि हम कहते हैं कि ये जो इंजेक्शन से या मतलब उसके खुराक में ऐसा दिया जाता है, जैसे अभी जो बात करें जो चिकन फ्लू जो आ गया है, जो बर्ड फ्लू है, तो वो भी एक बीमारी है जो आजकल चल रहा है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कौन सा गोश्त खाना चाहिए, कौन सा अच्छा है जो प्रोटीन हमें ज़्यादा दें? अच्छा, आप ब्रायलर और देसी मुर्गी के बारे में फ़र्क देखिए। जी जी,
देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आप मुझसे ये पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा कि अगर कोई किसी के अप्रोच में है तो उसे देसी मुर्गी खानी चाहिए। लेकिन देसी मुर्गी इसी तरह नायाब हो चुकी है जिस तरह एक सोना जो है ना वो नायाब हो चुका है। देसी मुर्गी मेरे ख्याल में आपको, जो अगर सही देसी मुर्गी है, क्योंकि जो मार्केट के अंदर उन्होंने एक फयूमी है, ये भी देसी में नहीं आती है, और एक है RIR रोड आयरन रेड, ये रेड कलर में आती है और ये भी फॉर्मी है, और ये भी कोई देसी नहीं है, और लोगों को बेवकूफ़ बनाकर ये दी जा रही है। और जहाँ पर वो लाल मुर्गी देखते हैं और समझते हैं कि देसी, ऐसा नहीं है, वो भी फार्मी है। देसी मुर्गी अगर आप कहेंगे तो उसमें दो ही किस्म आती है, एक नेकेड नेक है, जो हमारी मशहूर नेकेड नेक का मतलब उसकी नेक होती है, उसके ऊपर इतने बाल नहीं होते, और दूसरी जो है वो असील जिसे कहा जाता है। और देसी मुर्गी की निशानी आप याद रखिएगा, वो ये होती है कि वो कुड़क होती है। कुड़क का मतलब है वो 30-32 अंडे देने के बाद वो एक जगह बैठ जाएगी अंडों पर। अगर वो उसके अंदर ये सलाहियत है या उसके अंदर एहसास है कि अब मैंने अंडे देने 30-32 अंडे देने के बाद वो जहाँ पर अंडे देने जा रही है उसी जगह बैठ जाएगी, तो वो देसी है। और अगर कुड़क नहीं हो रही है तो वो देसी नहीं है, चाहे उसका कोई भी रंग है, सफ़ेद रंग होना ज़रूरी नहीं। और दूसरी मैं अर्ज़ करूँगा, जितने भी जो इसकी जो आपने बात की, तो जायका उसका होगा देसी का अच्छा होगा, लेकिन देसी जो है वो 1.5 किलो तक होने में तकरीबन 5 महीने लगाएगी, 6 महीने लगाएगी। तो जाहिर बात है कि वो ग्रेजुअली बढ़ रही है, तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स जो स्टोर होंगे वो बेहतर होंगे बानिस्बत ब्रॉयलर के। लेकिन कोई इतना बहुत फ़र्क नहीं है कि आप बिल्कुल ही दोनों को बहुत फ़र्क डाल दो। लेकिन ये जो देसी है वो जाहिर बात है वो ऑर्गेनिक होती है, अगर वाकई देसी है और वो गाँव में पल रही है, वो नेचुरल खुराक खा रही है, और वहीं पर जो है ना वो जो उसकी खुराक कीड़े मकोड़े हैं या ताज़ा खुराक को खा रही है नेचुरल, तो वो ज़्यादा बेहतर होगी। लेकिन वो इतनी महंगी होती है कि वो मतलब उसके क्या कहते हैं, इसको अफोर्ड करना, फाइनेंशियली अफोर्ड करना ज़रा मुश्किल होता है। और दूसरी बात आपने ये की ना कि उनको इंजेक्शन लगाए जाते हैं जैसे ब्रॉयलर वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली ये है कि ब्रॉयलर जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, मतलब वो ब्रीडिंग के ज़रिए उसके मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमारी जो एक तरह से यूरोप की जो उनकी जो रूरल पोल्ट्री थी, उन्होंने उसकी मुख्तलिफ़ किस्म की जो पहले उन्होंने सिलेक्शन की, और सिलेक्शन में ये देखा कि कौन सी उनकी ऐसी जो चिकन है जो तेज़ी से बढ़ती है ना, गोश्त उनको तेज़ी से वो वज़न गेन करती है, वेट गेन करती है, तो उनको उन्होंने क्या क्या आपस में क्रॉस करके रिसर्च के ज़रिए तो फिर ये एक ऐसा ब्रॉयलर बनाया है जो मतलब आप देखिए कि मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 32-34 दिन में अगर उसको आपने, आजकल एक और इन्वायरमेंटली कंट्रोल्ड जो फार्मिंग हो रही है उसमें तकरीबन आप 32-34 दिन में वो 1.5 किलो की हो जाती है, और मेरे ख्याल में 40 दिन में वो 2.5 kg तक वो पहुंच जाती है। सर वो जैसे जेनेटिक इंजीनियर के जरिए वो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो आ गया, जो गन के जरिए लगाते हैं किसी भी जानवर को, वो अपने करैक्टरिस्टिक जो आप डिजायरेबल जो आप जानवर बिल्कुल ऐसा पैदा कर सकते हैं, वो भी हो रहा है आजकल, वो भी हो रहा है, लेकिन उसकी प्रोडक्शन हो रही है, उसकी भी हो रहा है, वो एक रिसर्च में अभी तक शामिल हो रहा है जहाँ पर जीन मैनिपुलेशन या इस तरह कुछ हो रहा है। लेकिन जो हमारे पास ब्रॉयलर इस वक्त मौजूद है वो इस तरह कोई डायरेक्टली जीन के अंदर कोई ऐसी मैनिपुलेशन नहीं की हुई, ये ब्रीडिंग टेक्निक के जरिए बनाई गई है। हो सकता है कि उसमें जीन की थोड़ी जीन थेरेपी की हो या उस तरह की हो, लेकिन उसका मुझे इतना खास इल्म नहीं है। लेकिन जो ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ की गई है, जी उसमें इस्तेमाल। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि जैसे आजकल जो बीपी है और लोगों का स्टमक प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा एंजाइटी बढ़ रही है, क्या खुराक से ताल्लुक़ रखती है? खुराक जो मेन रोल अदा करती है हमारे रूटीन में, जैसे कि बीपी के मसले होते हैं, स्टमक के मसले होते हैं, क्योंकि स्टमक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर बीपी बिल्कुल क्या जी गैस पैदा करती है। एंजाइटी पर तो मैं क्योंकि अभी मैंने एक रिपोर्ट देख रहा था कि उन्होंने तो ये कहा कि जो परिंदे हम लोगों ने उसको पिंजरों में पालते हैं ना, केज, आजकल केज फार्मिंग भी हो रही है ना, तो उसमें केज के अंदर जो हम लोगों ने वो रखे होते हैं परिंदे रखे, खासतौर पर लेयर रखी हुई, अंडे देने वाली मुर्गी रखी हुई, तो उसको बेचारी वो इतनी डिप्रेस होती है और वो इतनी उसमें डिप्रेस एनवायरनमेंट में उसको पाला जाता है कि हो सकता है कि उसके स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हों और वो स्ट्रेस हार्मोन्स उसके ब्लड में आकर फिर उसके अंडे में आ जाते हों। तो इसकी तो वो एक रिपोर्ट में मैं ज़रूर देख रहा था कि जो आज की एंजाइटी बढ़ रही है, टेंशन बढ़ रही है, तो हो सकता है कि वो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन मेरे पास नहीं है। वो एक रिपोर्ट थी जो एक किसी ने बनाई थी कि इस पर अभी तक रिसर्च अगर मैं देखूंगा तो आपको पूरा बता सकूंगा, लेकिन इससे कोरिलेट हम कर सकते हैं। बिल्कुल सर, जैसे दूसरा कोलेस्ट्रॉल वगैरह तो डायरेक्टली हम भी पढ़ रहे हैं, जैसे कुछ बाकी जो टॉप लिस्टेड जो फूड्स हैं जो मूड स्विंग्स
करती हैं या फिर मूड अच्छा करती हैं? जैसे कि हमारे पास ऑरेंज है, जैसे केला है, बादाम बिल्कुल है, ऐसे हैं ना? ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। आप खुद देखिए कि हम कुछ फ्रूट खाते हैं, जिसमें आपने ऑरेंज का नाम लिया, अगर हम चिकन बीन पीते हैं या तो आपको एक फर्क महसूस होती है। चेरी खाते हैं तो होता है, जैसे अगर होता है तो आप हल्का फुल्का महसूस करते हैं। और अगर जैसे कोई आम है, जिससे भी हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले कि एक गर्म है, ज़्यादा अगर हम आम खा लेते हैं तो थोड़ा सा भारीपन हमें महसूस होता है। तो जितने भी फ्रूट्स हैं, जितने भी, तो वो फ़रत बख्श है। और इसमें एक और मैंने बात नोट की, अगर हम जितना भी आज के एक और आगे हम भूनना शुरू कर दिया कि मतलब उनको डीप फ्राई करते हैं, बहुत ज़्यादा तलते हैं, तो वो भी तबीयत पर ग्रहण गुजरती है। और जो है उसका जब हमारे स्ट्रेस आता है, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, GIT पर जो है, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, सिस्टम है, इस पर बड़ा स्ट्रेस आता है, हमारे मैदे पर स्ट्रेस आता है, तो उससे हमारी तबीयत भी बोझल हो जाती है। और कभी अगर हमारे जब तबीयत बोझल होगी, खामखा स्ट्रेस तो वो क्रिएट करेगी। तो इस तरह है बिल्कुल। तो हल्की फुल्की ग़िज़ा खाए इंसान, जितनी खुराक आपकी जूद हज़म होगी, जितनी जल्दी हज़म होने वाली होगी, आसानी से हज़म होने वाली होगी, जिसमें हमारे जो निज़ाम हाज़ को कितनी कम से कम मेहनत करनी पड़ेगी उसको डाइजेस्ट करने में, उतनी वो हमारे लिए फ़रत बख्श भी होगी, हेल्दी भी होगी और हमें टेंशन भी मेरे ख्याल में कम होगी। बिल्कुल। अच्छा सर, आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को या फिर हमारी यूनिवर्सिटीज़ को, कि जो आ गए एडमिशन ली है, जो वो न्यूट्रिशन किस तरह पढ़ाएं? जैसे कि क्लिनिकल एक न्यूट्रिशन है या फिर एक न्यूट्रिशन है जो आम जैसे पढ़ाई जाती है, जैसे लाइव स्टॉक, जैसे इस तरह से होमी न्यूट्रिशन। तो आप क्या मैसेज देंगे हमारे बलूचिस्तान वालों को कि आएँ पढ़ें, मतलब इसको समझें? एटलीस्ट जो हॉस्पिटल में नहीं है न्यूट्रिशन, आहिस्ता आहिस्ता से ग्रेजुअली वो आना स्टार्ट हो गई है, तो आप किस तरह से मैसेज देना चाहेंगे कि मजीद में इसमें बेहतरी आ जाए? में एक बड़ा कॉन्सेप्ट आया है, उसमें ये आया है कि हम जो इलाज करते हैं, क्यों ना हम इलाज से पहले उनको बीमारी ना होने दिया जाए। बिल्कुल। एक बड़ा ज़बरदस्त एक बड़ा कॉन्सेप्ट आया है कि आप उनको इतनी अच्छी खुराक दें, इतनी अच्छी इन्वायरमेंट दें और जो हाइजीनिक इनको इन्वायरमेंट दें कि वो बीमारी क्यों हो। बिल्कुल। क्योंकि वो हम खुराक भी उसको न्यूट्रिशियस उसको फूड हम नहीं दे रहे हैं और उसकी इन्वायरमेंट भी साफ़ नहीं, तो बीमार तो वो होगा। तो एक तो ये मैं आपसे कहूँगा कि अभी एक तो ये बिल्कुल पाकिस्तान में तो भी कहूँगा कि पिछले 15 साल से पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई है, 15-18 साल से ये BS न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स हुई है। और बलूचिस्तान में मेरे ख्याल में 1 साल 1.5 साल हुआ कि ये इंट्रोड्यूस हुई है BS लेवल पर, ख़ासतौर पर अभी लोरला यूनिवर्सिटी ने शुरू किया, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ने कैसवे में इसका स्टार्ट किया, BS प्रोग्राम स्टार्ट किया है। तो मैं तो ये कहूँगा बच्चों को कि यहाँ पर आएँ और इसके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये होगा कि आने वाले वक्त में हमारे पास बहुत कमी है, जो ये न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट्स हैं ये हमारे पास बहुत कम है। जो हमारे ग्रेजुएट्स फारिग होंगे और हॉस्पिटल्स में और क्लिनिक में इधर उधर वो अपने अच्छी तरह वो मतलब कि वैकेंसीज लगेगी और उनकी जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, वो लग जाएंगे शुरू के। मैं कहूँगा अब इसमें भी अगर भेड़ चाल हो जाए, बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी खोल ले तो उसके, लेकिन अभी जो भी फारिग होगा लग जाएगा, हमें ज़रूरत भी है इनकी। बिल्कुल। और अगर आप नहीं भी आपको जॉब मिलती तो आप ये देखिए कि बहुत ज़्यादा इस मीडिया पर बहुत ज़्यादा बात आ रही है, आप अपने वो कई प्रोडक्ट्स अपने लेकर आते हैं, वो भी बाज़ार में लेकर आते हैं, जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं और वो बनाते हैं, उस पर वो चल रहा है। और ख़ासतौर पर आप देखिए कि एक आजकल बड़ी मशहूर हो रही है सहर चावला साहिबा। हाँ, बिल्कुल, और वो देखिए कि मैं तो उसकी फैन फॉलोअर हूं। सही बात। और आप इन देखिए कि पहले जब शुरू किया था उन्होंने तो उनकी जो मतलब और उसके बाद जो है ना उनकी हर चीज़ चेंज हो गई। 2,12,000 उसके YouTube पे फॉलोअर है और बहुत ज़्यादा लोग सुनते भी। और बताइए कि खाली वो अगर YouTube पर जो अपने चैनल हो कुछ बता रहे उस पर वो कितना कुछ कमा रही होगी। अच्छा सर, ये क्वेश्चन वैसे मुझे शुरू में पूछना चाहिए था, सॉरी नाज़रीन के लिए भी, सबके लिए भी। वेट बहुत बड़ा आजकल मसला बन चुका है ना, कि हर दूसरे बंदे का वज़न बढ़ रहा है। और जैसे आपने प्रोडक्ट की बात की तो हर कोई चाह रहा है कि मतलब कोई देसी ले आए, जैसे कोई जिंजर कोई एक नुस्खा है, जैसे कोई बहुत सारे जो हल्दी से जो बनते हैं हमारे, या फिर लेमू पानी है, वो सुबह सुबह गर्म पानी पीने से वो वेट लॉस होता है। मतलब मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि हमने बहुत सारे मिथ्स पढ़े हैं अबाउट आलू, अबाउट गुड़, चीनी, इनके मतलब कि मतलब जो खुराक है वो वज़न बढ़ाती है, लेकिन हमने वो गलत साबित किया कि कोई भी खुराक आपका वज़न नहीं बढ़ाती तब तक जब तक कि आप उसकी मिकदार में इजाफा नहीं करते, आप गलत टाइम पे नहीं खाते। तो ये थोड़ा सा बताएं हमारे नज़र में। अच्छा, इस तरह है कि जो भी खुराक है जो हमारी जो तो ज़रूरी है ना, असल में इस तरह होता है कि जो भी कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम ले रहे हैं या फैट ले रहे हैं तो जारी बात है अगर वो हम ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे हैं, अगर हम हमारी जितनी कैलोरीज हम ले रहे हैं और उसको अगर हम और उसकी बर्निंग यानी उसको यूटिलाइज कम कर रहे हैं तो लामाला वो जो कार्बोहाइड्रेट्स हम ले रहे हैं और फैट ले रहे हैं टर्न इनटू फैट और वो हमारे एडिपोज टिश्यूज में स्टोर हो जाएगी, या वो तो जारी बात है वो मोटापे का बायस बनेगी। कभी कभी ये भी होता है हम कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे होते हैं और हमारी जो बॉडी है वो उसको कन्वर्ट कर लेता है, उस कार्बोहाइड्रेट्स को भी फैट में कन्वर्ट करके बॉडी में रिजर्व कर देता है। तो हमें तो पहले ये बात है कि हमें अपनी जो कैलोरीज है वो हमें कम लेनी चाहिए। अगर आप खुद महसूस हो रहा है कि आप मोटे हो रहे हैं, इसका मतलब आपको खुद ही पता हो जाना चाहिए कि आप फैट या कार्बोहाइड्रेट्स में आपकी चावल आते हैं, आलू आते हैं, मीठी चीज़ें भी आती हैं जितनी भी आती हैं, और चिकनाई तो आप पहचानती हैं, मक्खन है, घी है, उसको आपने कम कर लेना है। और तो ये दूसरी बात ये कहूँगा कि हाँ इसमें ये चीज़ है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी भूख को बढ़ाती हैं, तो आपको ज़्यादा भूख लगती है तो फिर आप ज़्यादा खाते हैं तो उससे भी मोटापा होता है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी भूख को मेंटेन रखती हैं, तो कभी कभी गुड़ खाने से आप पतले भी रहते हैं, क्योंकि गुड़ खाने से आपकी वो तो खाने के बाद आप छोटा सा गुड़ ले लें तो वो हाजमा भी हो जाता है। बिल्कुल हाँ। तो इसमें ये जैसा आपको बताया कि वॉक करें, दूसरी बात है खुराक पे खुद ही ध्यान दें। अपनी खुराक जब आप खुद महसूस कर रहे हैं कि नहीं आपका वेट बढ़ने लगा, क्योंकि होता है ना कुछ कपड़े फंसने लगते हैं, अगर मर्द हैं तो पैंट वगैरह में तो आपको एहसास होने लगता है, आपका स्वेटर है टाइट होने लगा है कि भाई अभी जो है ना वो मास आपका बॉडी मास बढ़ने लगा है और फैट ऑपोजिशन बढ़ने लगी है। फैट ऑपोजिशन ज़्यादा तो आपकी बेली वगैरह में ज़्यादा होती है, तो आपको खुद ही अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा बैठने उठने में, तो आप उसको खुद ही फ़ौरन कार्बोहाइड्रेट्स को, आलू है, चावल है, रोटी है, खाएं आप, चिकनाई वगैरह को आप कम करें और वॉक को आप ज़्यादा करें, एक मुनासिब मिकदार में, हर चीज़ इंसान के बच्चे बन के खाएं। हाँ बिल्कुल, ये नहीं कि हर चीज़ अगर आपके सामने आ गई। ये एक बड़ी अच्छी कहावत है, उसमें क्या है कि कम खाना आप खाते हैं, ज्यादा खाना आपको खाता है। बिल्कुल। तो ये तो आपने खुद डिसाइड करना है। तो लेकिन ऐसी बात मैंने देखा कि सब्ज़ चाय का इस्तेमाल, हाँ, ग्रीन टी का इस्तेमाल और ग्रीन टी के साथ लीमू का शिकन बीन का इस्तेमाल, इस तरह की चीज़ें जो है ना आपके वेट को बढ़ने से कम रोकती हैं। डॉक्टर बाबर हिलाल आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पहले आपका शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं मतलब ऐसे कुछ जो मतलब आपके सवाल आते हैं जो आवाम उन्नास के लिए बेहतर है फहमा के, तो वो मैं अपनी नॉलेज को शेयर कर सकूं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर बाबर हिलाल जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं और कसवैब में एज ए टीचर भी पढ़ाते हैं। यहाँ पे एक खुशखबरी गुड न्यूज़ आप सबको देना चाहूँगी कि जैसे बलूचिस्तान में मैंने शुरू में बात की कि यहाँ पे बात नहीं होती न्यूट्रिशन की या फिर ऐसे डॉक्टर्स की जो हमारी ज़रूरत है, हमारे बच्चों को अवेयरनेस देते हैं, तो परफेक्ट टीवी ने सोचा कि क्यों ना हम खुद से एक सेगमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं जो कि आपको इंशाल्लाह बाखबर रखेगी अबाउट न्यूट्रिशन, अबाउट वेट लॉस और बहुत सारे जैसे फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, इस तरह से बहुत सारे हम सेगमेंट इंशाल्लाह लेके आने वाले हैं जो कि खुराक के ज़रिए आपको इलाज करना भी सिखाएगी। जो हमारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सीरियल हैं और जो सीड्स हैं उसके बारे में भी इंशाल्लाह डॉक्टर बाबर हिलाल साहब और मैं बज़ाते खुद, जैसे आपको पता है कि मैं न्यूट्रिशन स्टूडेंट हूँ, बीइंग अ न्यूट्रिशन स्टूडेंट, तो इंशाल्लाह मैं भी आपको इंशाल्लाह बाखबर रखूँगी इस हवाले से। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, परफेक्ट टीवी को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें कि आप अगले प्रोग्राम में किसको देखना चाहते हैं, किसको सुनना चाहते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपको इस ऐसे ही किसी एक्सपर्ट से, किसी टैलेंट से आपको मिलवाएंगे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।